बीजेपी इस बात में बहुत माहिर होती है कि चुनाव के पहले अपने जो प्रतिद्वंदी है उनको एकदम इतना डरा दे कि वो खत्म हो जाए। जो क्षेत्रीय दल है, ममता बनर्जी है या इवन अखिलेश यादव है, हर आदमी को ये लग रहा है जो 2019 वाली स्थिति की पहले मैं अपना घर ठीक कर लेता हूँ, अपना किला बचा लेता हूँ, अपनी बेस को बचा लेता हूँ। क्या यहाँ पर हम सबसे बड़ी गलती कांग्रेस की माने? अब कांग्रेस को एक प्रॉब्लम है कि वो ये तय नहीं कर पा रही है कि इस चुनाव में मोदी जी को के खिलाफ लड़ना है या राहुल की छवि एक बार फिर सुधारनी है। प्री अलायंस क्यों बना? क्योंकि कर्नाटक में जीत के बाद एक कॉन्फिडेंस था कि भाई हम हरा सकते हैं बीजेपी को। मुझे लगता है कि अक्टूबर नवंबर में ये कॉन्फिडेंस कांग्रेस का कम से कम ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया। ऐसे करीब 200 सीटें हैं देश में जहां बीजेपी कभी जीती नहीं है। ये साइकोलॉजिकल डैमेज करने के लिए है। अब की बार 400 पार। अगर ये 400 के करीब जाना है तो उनको बंगाल में अपनी टैली इंप्रूव करनी पड़ेगी, उड़ीसा में अपनी टैली इंप्रूव करनी पड़ेगी और दक्षिण भारत में। नमस्ते, मैं अविचल दुबे न्यूज तक के इस खास कार्यक्रम साप्ताहिक सभा में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। और साप्ताहिक सभा में बड़े इत्मीनान से चर्चा होती है, लेकिन जरूरी बहुत होती है। तो इस सप्ताह की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं और मेरे साथ जो हैं दो खास मेहमान हैं। मेरे साथ इस वक्त राजदीप सरदेसाई जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं इंडिया टुडे में, और हमारे साथ हैं तक चैनल्स के हेड मिलिंद खांडेकर साहब। दरअसल इंडिया अलायंस में थोड़ी दरक नजर आ रही है और ये दरक जो है वो पिछले 10-5 दिन में तैयार हुई है। बिहार और झारखंड, बंगाल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो क्या ये जो इंडिया अलायंस है इसको एक बड़ा झटका जो है नजर आ रहा है पिछले 10-5 दिन में ही? अविचल, मैं ये कहूंगा कि जरूर झटका तो लगा है, लेकिन ये कहना कि केवल 5-10 दिनों से लगा ये गलत होगा। मुझे लगता है जब से ये असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस की हार हुई तब से ये इंडिया अलायंस जो है उनमें जो तालमेल होना चाहिए था या मनोबल बढ़ाना चाहिए था, कुछ नजर नहीं आया। एक मीटिंग हुई थी दिसंबर में दिल्ली में, और तब साफ नजर आया कि जो जोश था पहले पटना में और बंगलोर में, वो जोश बिल्कुल चला गया है। ऐसा लगा उसके बाद कांग्रेस खास करके बिल्कुल हारी हुई नजर आई, और जो क्षेत्रीय पार्टीज है उनको भी लगा कि यार पहले हम अपने राज्य को बचा ले। और फिर पिछले 10 दिनों में जो हुआ है, पहले नीतीश कुमार जो एक समय लगता था संयोजक बनेंगे, वो छोड़ देते हैं। अब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, अरविंद केजरीवाल को समन्स, राहुल गांधी अपने यात्रा पर निकले हैं बगैर किसी सहयोगी दल को लिए हुए, बंगाल जाते हैं, वहां उनमें और एक तरह से टीएमसी के बीच टकराव होता है। ममता बनर्जी अपनी राजनीति करने में लगी है। तो एक मुझे लगता है ये शुरुआत मुझे लगता है उस असेंबली इलेक्शंस के हार के बाद हुई, और वो एक तरह से और जोर पकड़ लिया है उसने पिछले 5-10 दिनों में, कि ऐसा एक माहौल बन गया है कि अब ये इंडिया अलायंस इकट्ठा नहीं रह सकता। सर, जिस तरीके से राजदीप सर ने एक तरीके से इंट्रो में कहा कि 3 दिसंबर को जो रिजल्ट आए उसके बाद से ही ऐसा लगने लगा कि क्षेत्रीय पार्टियां अपना किला बचाने को लेकर लगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ अब ज़्यादा चीज़ें सेफ नहीं हैं। मतलब एक मोटा माटी उन्होंने अंदाजे के तौर पर ऐसा सोचा। नहीं, ये बात सही है। देखिए, इंडिया अलायंस जब बना था तो जैसे प्रशांत किशोर ने राजदीप के इंटरव्यू में ही कहा कि इसको बनने में एक तो देर हो गई। मतलब आपने साल भर भी नहीं बचा था तब आपने ये अलायंस जून में बनाना स्टार्ट किया था। और अभी तक भी कहीं पर जहां अलायंस है, जैसे महाराष्ट्र में अगर अलायंस ठीक है या उत्तर प्रदेश में अलायंस ठीक है, वहां पर भी अभी तक सीटों का कोई बंटवारा ही नहीं हो पाया। और तो ये जो बेसिकली एक तो अलायंस बनने में देर हुई, और अब जो बात है कि जो क्षेत्रीय दल है, ममता बनर्जी है या इवन अखिलेश यादव है, हर आदमी को ये लग रहा है जो 2019 वाली स्थिति की पहले मैं अपना घर ठीक कर लेता हूँ, अपना किला बचा लेता हूँ, अपनी बेस को बचा लेता हूँ। वैसे भी कोई ममता बनर्जी ने कोई केंद्र में सरकार बनाने, इतनी तो सीटें आनी नहीं है उनकी। तो किसी भी क्षेत्रीय नेता की उसकी पहली प्राथमिकता ये है कि मेरा घर ठीक रहे, बाकी बाद में देखा जाएगा। तो जो एक मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए या बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए सब लोग एक जो जोश था, एकजुटता थी, वो अब कहीं ना कहीं एक बिखराव बन गया है। और यही कारण है कि कल जब बजट पेश हुआ है तो सरकार ने कोई नई घोषणा नहीं की है, कोई नई फ्रीबीज नहीं दी है या टैक्स पर कोई नहीं दी है। हालांकि जो निर्मला सीतारामन ने उन्होंने कहा कि भाई हम परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं क्योंकि अंतरिम बजट है। पर 2019 में जब पीयूष गोयल थे तो उन्होंने निर्वाह नहीं किया था। उन्होंने तब किसान निधि भी दी थी, उन्होंने टैक्स पे भी छूट दी थी।
तो एक तरफ तो इंडिया में जो बिखराव दिख रहा है और दूसरी तरफ बीजेपी का कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है कि उन्होंने बजट को एक मतलब जैसे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कहते हैं उतना करके उन्होंने छोड़ दिया है। तो ये भी एक तरह से इनका कॉन्फिडेंस इसलिए क्योंकि उधर वाला पक्ष बिखर गया है। जिस तरीके से ये बिखराव हो रहा है या दिख रहा है, नजर भी आ रहा है, वाकई में है भी है। जिस तरीके से ममता बनर्जी कहती हैं कि साहब की राहुल गांधी अगर शिष्टाचार के तौर पर ही कह देते कि दीदी मैं आ रहा हूं तो भी ठीक रहता, और उन्होंने कहा कि नहीं साहब हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार चले गए, यानी कि वो एनडीए में फिर से चले गए, और केसी त्यागी ने सबसे ज़्यादा जो ठीकरा फोड़ा, जिसे हम शब्दों में हमेशा रखते हैं, कि वो कांग्रेस पर ही कहा कि कांग्रेस जो है बहुत देरी कर रही है, कांग्रेस किसी भी तरह से कोई मैसेजिंग नहीं कर रही है। तो क्या यहाँ पर हम सबसे बड़ी गलती कांग्रेस की माने? देखिए, यहाँ भी मैं थोड़ी क्रोनोलॉजी बता दूं अभी चल। देखिए, जब ये इंडिया अलायंस बन रहा था तब कांग्रेस कर्नाटका का चुनाव जीती थी, तो कांग्रेस में एक उत्साह था। जैसे जैसे असेंबली इलेक्शंस नजदीक आए, कांग्रेस का लक्ष्य उन 4 या 5 राज्यों पर था, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। इसलिए इंडिया अलायंस को उन्होंने पीछे रखा, क्योंकि मुझे लगता है कांग्रेस को लगा कि अगर हम इन 5 राज्यों में 2-3 राज्यों में जीत जाते हैं तो हमारी शक्ति बढ़ेगी और हम इन क्षेत्रीय दलों के साथ अच्छी तरह से नेगोशिएट करके इंडिया अलायंस को और मजबूत बनाएंगे और पूरी तरह से नेतृत्व हमारे हाथ में रहेगा। जब वो हार होती है तब कांग्रेस का भी मनोबल चला जाता है, और फिर जो जमीनी जो फ्रिक्शन है, जो पहले से दूरी है, वो और बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच में कोई समझौता पहले से था। अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी की तो सालों से नहीं बनती है। क्योंकि ये इंडिया अलायंस बना था, कुछ महीनों के लिए ऐसा लगा कि ये जो उनके जो आपसी मतभेद है उनको दूर हटकर ये नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी को 2024 में मुकाबला देने के लिए तैयार है। लेकिन जैसे ही असेंबली इलेक्शन में हार होती है तो कांग्रेस का मनोबल कम होता है, ये क्षेत्रीय दल और मजबूत होते हैं। और मैं कहूंगा कि कांग्रेस को मैं ये नहीं कहूंगा कि कांग्रेस की वजह से ये टूटा है। मुझे लगता है ये अलायंस टूटा है क्योंकि वाकई 1 या 2 पक्षों को छोड़ के बाकी जो पार्टियां थी वाकई सीरियसली उन्होंने कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश नहीं की। वो बड़े हाफ हार्टेड थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑपोजिशन को लगा यार मोदी जी को हराना मुश्किल है। जब आप किसी बैटल में पहले से ही हार मानकर चलते हैं तो फिर कैसे आपकी बात बनेगी। और एक फैक्टर है जो राहुल गांधी का फैक्टर है। अब कांग्रेस को एक प्रॉब्लम है कि वो ये तय नहीं कर पा रही है कि इस चुनाव में मोदी जी को के खिलाफ लड़ना है या राहुल की छवि एक बार फिर सुधारनी है। अब आप यात्रा पे जाते हैं, और ये प्रशांत किशोर ने भी सही बात की है, एक ऐसे समय पर यात्रा पे जाते हैं जब सीटों का बंटवारा होना चाहिए। अगर आप इंडिया अलायंस की यात्रा करते तो शायद उसका ज्यादा महत्व होता। अब लोगों को लगता है चलिए राहुल गांधी अपनी यात्रा कर रहे हैं तो ममता बनर्जी ने कहा ठीक है आप बंगाल में आ रहे हैं, मैं अपनी राजनीति वहां करूंगी। वो आज से कहीं वो वहां जाकर एक फास्ट अनटू वो एक धरने पर बैठी है क्योंकि सेंटर ने उनको पैसे नहीं दिए हैं। तो हर नेता अब कह रहा है कि अगर राहुल गांधी अपनी चीज कर रहा है तो हम भी अपनी चीज करेंगे। तो कांग्रेस को मैं केवल कांग्रेस को दोष नहीं दूंगा, मुझे लगता है ये पूरा जो इंडिया अलायंस है इन्होंने वाकई मशक्कत नहीं की है इसको जोड़ने की। जिस तरह से राजदीप सर ने कहा कि सारा दोष कांग्रेस को नहीं दिया जाना चाहिए, और वो इसलिए भी नहीं क्योंकि सारी मशक्कत जो है वो कांग्रेस ने पहले करी थी, लेकिन कहीं ना कहीं धीमे तो पड़ गए। मतलब कांग्रेस में हमने देखा कि वो बात तो नहीं रही जिस तरीके से अलायंस में शुरुआती दौर में दिख रहा था। नहीं तो देखिए, जो क्रोनोलॉजी पर ही मैं दोबारा जाऊंगा कि जब ये अलायंस क्यों बना, क्योंकि कर्नाटक में जीत के बाद एक कॉन्फिडेंस था कि नहीं हम हरा सकते हैं बीजेपी को। मुझे लगता है कि अक्टूबर नवंबर में ये कॉन्फिडेंस कांग्रेस का कम से कम ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया। नीतीश कुमार ने नवंबर में ये भी कहा कि भाई देखिए हमने तो अलायंस बनाया लेकिन कांग्रेस वाले कोई मीटिंग ही नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये बात जो है एक तरह से इशारा था। राजनीति में हम लोगों को इशारे समझते हैं, हम गलत कर देते हैं। तो नीतीश कुमार ने पहले ही कह दिया था, तब खड़गे जी ने उनको शायद फोन करके कहा कि नहीं हम इस पर भी देखेंगे, हम 4 तारीख के बाद देखेंगे। तो कांग्रेस को इतना भरोसा था कि कमलनाथ ने कहा कि अखिलेश कौन है, ठीक है भले वो कमलनाथ का निजी बयान हो सकता है, लेकिन कांग्रेस को यहाँ पर भी एक विश्वास था कि नहीं हम तो चुनाव
मध्य प्रदेश में और जीत रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तो जीत ही रहे हैं। तो ये जो विश्वास था कि चंद्रशेखर जो एक उत्तर प्रदेश के नेता, उनको कहा कि तुमसे हम 4 तारीख के बाद बात करेंगे, इंडिया अलायंस में वो आना चाहते थे, उनको कहा कि 4 तारीख के बाद आना। तो ये जो विश्वास था कि चुनाव तो हम जीत ही रहे, उसके बाद हम ये क्षेत्रीय दलों को निपट लेंगे। तो जब वो चुनाव से पहले ये जो अति आत्मविश्वास था और वो हार में तब्दील हो गया, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस बिखराव के लिए जिम्मेदारी उसकी भी बनती है। और एक चीज़ ये भी तो है ना कि जिस तरीके से जो अब कहा जा रहा है साफ तौर पर, मैं इस पर एक पॉइंट और लेना चाहूँगा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से सीटों के नाम जो है वो अनाउंस कर दे रही है, वहाँ से सामने से यानी कि कांग्रेस की तरफ से उस पर कोई हामी तो नहीं आ रही है। कभी वो उसको किश्त कह देते हैं कि जी पहली किश्त है, या फिर कहें कि संयुक्त रूप से कोई नाम तो अभी तक डिक्लेयर नहीं किए गए ना। एसपी ने कर दी वो अलग बात है। नहीं तो वही बात है कि वो अखिलेश भी इस मतलब जो स्थिति है कांग्रेस की, उसका एक तरह से वो राजनीतिक फायदा उठा के वो अपनी तरफ से कर दे रहे कि भाई लेना हो तो ले लो, नहीं लेना है तो मतलब। और कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में तो खराब ही है। अगर वो 12-15 सीटें भी अगर देने की बात हो रही है तो वो भी मेरे ख्याल से वो ठीक ही नंबर है। कोई बहुत कांग्रेस इससे ज्यादा अपेक्षा नहीं कर सकती। अब हालांकि अभी राहुल गांधी की यात्रा को वहां से गुजरना है। देखिए ऐसा है, अब उत्तर प्रदेश लीजिए, कांग्रेस को विधानसभा 2022 में केवल 2 सीटें आई थी। 99% सीटों पर उनकी डिपॉजिट जमानत जब्त हुई थी। 2 या 3% टोटल कुल वोट आया था। अब जब आप इतने कमजोर हो गए हैं तो आप डील क्या करेंगे? देखिए, डील करने के लिए आपको, अगर आप ताश के टेबल पे है तो आपके पास अगर इक्का भी नहीं है तो कम से कम जैक तो चाहिए ना। यहाँ तो आपके पास ना रानी है, ना राजा है, ना जैक है, ना 10 नंबर का कार्ड है। आपको केवल 3% मिलते हैं, आप डिपॉजिट ज्यादातर हालते हैं। तो अखिलेश यादव ने, जो मेरी जानकारी है, कांग्रेस से कहा चलिए आप 11 या 15 सीटें चाहते हैं, आप हमें बताइए ना कौन सी सीटें हैं जो आप जीत सकते हैं। आप वो लिस्ट बनाइए, कौन है वो कैंडिडेट और कौन कौन सी सीटें हैं। अब कांग्रेस तैयार नहीं थी उन कैंडिडेट्स के नाम के साथ, केवल बस चाहती है नहीं नहीं हम पुरानी पार्टी है, हमें 10-15 सीटें चाहिए। मैं बड़ा एक अच्छा, और मिलिंद, क्योंकि मिलिंद भी महाराष्ट्र से एक तरह से आते हैं, शरद पवार का इंटरव्यू एक बार साहिल जोशी और मैंने मुंबई तक के लिए किया था करीब 2 साल पहले। और तब शरद पवार ने एक बात कही थी जो अभी भी मेरे मन में लगता है, बड़ी एक राजनीतिक बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने कहा कांग्रेस एक पुरानी जमींदारी की तरह है। अब आपकी जमीन चली गई, लेकिन आप जब सुबह उठते हैं और खिड़की खोलते हैं आपको लगता है यार वो मेरी जमीन कहाँ है, वो जमीन तो एक ना एक दिन आएगी। ऐसे नहीं आती ना। तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो उस पुरानी जमींदारी की तरह है कि नहीं नहीं हम 15 सीट लड़ेंगे, 20 सीट लड़ेंगे, हम तो इतने सालों की नेहरू की पार्टी है, इंदिरा की पार्टी। ऐसे नहीं चलता है। जमीन पे आपकी हालत क्या है? कांग्रेस अगर मशक्कत करती, मेहनत करती, मुझे अभी भी लगता है वो 5-10 साल में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में उभर कर आ सकती है। लेकिन क्या उनमें वो क्षमता है? केवल सीट मांगने से नहीं होता। तो यही मुश्किल हुई है। अखिलेश और कांग्रेस के बीच में समझौता तो होगा, लेकिन जो कांग्रेस चाहती है, जब तक आपकी जमीनी हालत इस तरह से है, आप किसी के साथ नेगोशिएट नहीं की। यही ममता बनर्जी के साथ। अब क्या कांग्रेस, जिसको 0 सीट्स आए असेंबली में 3 साल पहले, क्या वाकई ममता बनर्जी के साथ नेगोशिएट करके कह सकते नहीं हमें 8 लोकसभा सीटें दे या 10 लोकसभा सीटें दे? कैसे होगा? कौन देगा आपको? जब तक कांग्रेस अपने आप को अपने राज्यों में मजबूत नहीं करती, तब तक आप किस तरह से इन क्षेत्रीय दलों के साथ नेगोशिएट कर पाएंगे? मैं एक और बात इसमें विचार जोड़ना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। तो ये खबर ऐसी छपी कि कांग्रेस ने एक सीट मांगी मासगांव की। तो महावीर प्रसाद जो है उनका, जब अखिलेश ने इनको बताया, जब बातचीत हो रही थी कि उनका तो 2010 में निधन हो गया, तो ये जो निगोशिएट करने वाले लोग थे उनको पता ही नहीं था कि भाई जो महावीर प्रसाद बड़े नेता थे, राज्यपाल रहे हैं, जी बिल्कुल, सांसद रहे, मंत्री रहे हैं, तो वो सीट मांगी जा रही थी उनके नाम पर। तब अखिलेश ने उनको याद दिलाया कि भाई ये तो इनका निधन हो गया 10 साल पहले, आप इनके नाम पर कहाँ सीट मांग रहे हो? 10 भी नहीं, बल्कि 2010 में निधन हो गया। तो ये तो कांग्रेस की स्थिति है कि जब वो अब अविनाश पांडे जो वहां गए थे अभी निगोशिएट करने के लिए, तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया कि वो एक होटल के कमरे में अपने बिस्तर पे बैठ के वो बाइट दे रहे हैं। तो लोगों ने कम से कम अपने दफ्तर में तो चले जाते कि अगर आप बातचीत करने के लिए आए हैं। तो ये जो हवेली वाली बात है कि भाई इनकी जिम्मेदारी चली गई, जो शरद पवार ने कहा था,
तो ये इनको अभी भी लग रहा है कि भाई जमींदारी हमारी उत्तर प्रदेश में बनी हुई है और हम तो पुराने राजा हैं, नेहरू जी यहीं से आते हैं, इंदिरा गांधी भी यहीं से आती है, सब कुछ यहीं से यहीं से है। लेकिन अब वो कहीं जमीन पर कुछ है नहीं ना। जमीन पर कुछ है नहीं। और जब हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो याद आती है बात बीजेपी की, जो कह रही है कि अब की बार 400 पार। 22 जनवरी को जिस तरीके से लगा कि 300 पार का जो हिसाब किताब है वो तो बना लिया गया है। सर राशिद सर, क्या ये जो डेंट हुआ है इंडिया ब्लॉक में, बीजेपी को 400 पार ले जाएगा ये? अब आसान नहीं है ये जो नंबर है ना। बीजेपी इस बात में बहुत माहिर होती है कि चुनाव के पहले अपने जो प्रतिद्वंदी है उनको एकदम इतना डरा दे कि वो खत्म हो जाए। आपको याद होगा कि बंगाल में एक बार अमित शाह ने कहा था अब की बार 200 पार। क्या हुआ? मिले तो केवल 70। ऐसा नहीं है कि हर चुनाव में आप एक नंबर तो दे देते हैं लोगों को। और मुझे याद है कर्नाटका में भी अमित शाह ने कहा था इस बार 150 पार। क्या हुआ? देखिए, ये साइकोलॉजिकल डैमेज करने के लिए है। अब की बार 400 पार ये अपने अपने जो कार्डर, अपने वर्कर हैं, उनका मनोबल बनाने के लिए। देखिए, राम मंदिर के बाद बीजेपी आरएसएस वर्कर्स का मनोबल बहुत बड़ा है, तो उसको और उत्साहित करने के लिए आप एक नंबर देते हैं, चलिए अब की बार 400 पार। राजीव गांधी की रिकॉर्ड है उसे तोड़ते हैं। आप देखिए, ऐसे करीब 200 सीटें हैं देश में जहां बीजेपी कभी जीती नहीं है। ऐसे राज्य है जैसे केरल है, तमिलनाडु है, जहां बीजेपी अभी भी उस लेवल पर नहीं है कि वो चुनाव में लोकसभा चुनाव जीत सकती है। तो बीजेपी के कुछ लिमिटेशंस है। लेकिन हाँ, अपने सहयोगियों के साथ या पोस्ट पोल अलायंसेस के साथ हो सकता है बीजेपी 400 के करीब आ जाए। इस बात का इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक बार आपको मोमेंटम मिलता है तो आपको थोड़ी ज्यादा सीटें मिलती है। लेकिन मैं कहूंगा कि ये केवल इंडिया अलायंस की कमजोरी की वजह से नहीं है। आज एक वोट बीजेपी ने अपना बना लिया है उस, और खास करके पश्चिम, उत्तर और मध्य भारत में। अब बीजेपी के सामने चैलेंज ये है कि दक्षिण और पूर्व में आप कितना बढ़ा पाएंगे। कल आप देखेंगे निर्मला सीतारमन ने जब बात की पूर्व की, कहा कि अब नए स्कीम जो आएंगे विशेष ध्यान हम ईस्ट इंडिया पर देंगे। उसी तरह से दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं, केरल गए, तमिलनाडु गए, मंदिर जा रहे हैं। तो बीजेपी पूरा प्रयास करेगी, लेकिन मुझे लगता है अभी भी मुश्किल है बीजेपी को 400 पार। लेकिन बहुत बड़ा एडवांटेज है बीजेपी के पास इस समय। और अगर सहयोगी दल भी अपना, उनके सहयोगी बढ़ते हैं, अभी तो कम है सहयोगी, लेकिन चुनाव के बाद कौन जाने, वाईएसआरसीपी, टीडीपी, बीजू जनता दल अगर उनके साथ आए तो हाँ, 400 के नजदीक तो जरूर आ सकते हैं। सर ने बताया कि सिर्फ बीजेपी 400 पार हो जाए ये एक गिमिक की तरह है, जोश बढ़ाने के लिए है, लेकिन उनके सहयोगी जब जुड़ जाएं तो एक ऐसा मोमेंटम बन भी सकता है। नहीं, देखिए बात ये है, पहले बात थी कि भाई 300 के पार जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और अब बात हो रही कि 400 के पार। ठीक है, तो ये इसमें जो दो राज्य, देखिए जैसे राजदीप ने कहा कि भाई उत्तर में, मध्य में और पश्चिम में जी बीजेपी मजबूत है या उसके सहयोगी मजबूत रहे हैं। लेकिन ये जो इस बार या एक साल भर पहले तक या 6 महीने पहले तक ये क्यों वो सवाल उठ रहे थे कि बीजेपी को दिक्कत हो जाएगी, वो सवाल उठ रहा था बिहार के आधार पे और वो उठ रहा था महाराष्ट्र के आधार पर। बाकी राज्यों में या तो उसका गेन पूरा हो चुका है, मतलब मैक्सिमाइज हो चुका है, या वो लगभग पहुंचे हुए हैं वहाँ पे। तो अब उसमें बिहार में जो दिक्कत थी वो एक तरह से बीजेपी ने दूर कर ली, क्योंकि पिछली बार 39 सीटें आई थी, 40। महाराष्ट्र में भी जो ऑपोजिशन में पार्टियां थी वो 2-2 हिस्सों में टूट चुकी है। एनसीपी 2 में टूट गई है, शिवसेना 2 हिस्सों में टूट गई है। सही बात। तो ये जो बात है कि जहां जहां भी मतलब सीटें कम होने का अंदेशा था वो तो अब दूर हो गया। तो कोई बड़ी बात नहीं कि जो उनकी टैली पिछली बार बिहार में थी या महाराष्ट्र में थी वो दोबारा ले लेंगे, और बाकी जगह भी कोई खतरा नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर। तो ऐसे में अगर ये 400 के करीब जाना है तो उनको बंगाल में अपनी टैली इंप्रूव करनी पड़ेगी, उड़ीसा में अपनी टैली इंप्रूव करनी पड़ेगी, और दक्षिण भारत में तो वो 400 के करीब जा सकते हैं। इसमें तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब पार जाएंगे कि नहीं, लेकिन ये तो एक तरह से नारा दिया गया है, और वो कई बार नारा गुजरात में सफल रहा, 150 से पार हो गए, और कर्नाटक में नहीं हुए या बंगाल में नहीं हुए। लेकिन इंडिया गठबंधन की स्थिति अभी खराब है और एनडीए को बहुमत मिलेगा, इसमें अभी कोई
संदेह नजर नहीं आ रहा है, और यही बात सारी ओपिनियन पोल कह रहे हैं। बीजेपी उन एरियाज में फोकस कर रही है जहां पिछली बार उनका वो नंबर 1 नहीं आ पाए। 160 ऐसी सीटें हैं जहां उन्होंने मंत्रियों को भेजा है, उनको 2-2, 3-3 लोकसभा के ऐसे ग्रुप्स बना के मंत्रियों को भेजा है, एमपीज को भेजा है, निगरानी लगातार कर रहे हैं उन सीटों की। तो बीजेपी का प्रयास है कि हम अपने आप को एक्सपेंड कैसे कर पाए, यानी हमारा बल कैसे बढ़ा पाए। दूसरी तरफ क्षेत्रीय दल और कांग्रेस इस कुआत में लगी है कि हम अपने किले को कैसे बचाएं। जो भी हमारे बचे हुए कंस्टिट्यूंसीज, जैसे रायबरेली को बचाना है कांग्रेस को इस समय। ये पुरानी एक तरह से आप कह सकते हैं जो पुरानी कांग्रेस की जमींदारी हम बात कर रहे थे, उस जमींदारी की जमीन तो रायबरेली में सालों तक रही है। तो कांग्रेस इस बात पर लगी हुई है कि कहां हम अपनी स्थिति बचाए। क्षेत्रीय दल भी इसी कवायद में लगे हैं कि हम अपना गढ़ बचाए। वहीं बीजेपी एक्सपैंड करना चाहती है। जब प्रधानमंत्री 2 दिन केरल में गुजारते हैं या 2 दिन आंध्रा और तमिलनाडु में गुजारते हैं, कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग है कि देखिए दक्षिण भारत के पास के करीब आने की हमारी कोशिश रहेगी। और जहां मिलिंद ने बात की बंगाल उड़ीसा में, इन दोनों राज्यों में बीजेपी बहुत प्रयास कर रही है कि यहां भी हमारी टैली बढ़े। तो बीजेपी इज इन एन एक्सपेंशनिस्ट मूड, और जो विपक्ष है वो बस केवल अपनी सीटें बचाने में लगा है। देखिए मिलिंद कह रहे थे ना कि जैसे महाराष्ट्र और बिहार की बात की, इन राज्यों में बीजेपी कमजोर नजर आ रही थी कुछ महीनों पहले कंपेयर टू 2019। मैं इसमें जोड़ूंगा कर्नाटका, जहां बीजेपी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था 2019 में, और बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र और बंगाल, इन 4 राज्यों में बीजेपी पर सवाल उठ रहा था क्या बीजेपी 2019 का परफॉर्मेंस रिपीट कर पाएगी। आप देखिए धीरे धीरे क्या कर रही है। कर्नाटका में कुमारस्वामी के साथ उन्होंने अलायंस कर दिया, अब पुराने नेता भी वापस आ रहे हैं। येडियुरप्पा के बेटे को अध्यक्ष बनाया गया, शेट्टार आ गए, यानी लिंगायत जो समुदाय है उनको मजबूत किया। महाराष्ट्र में आपने क्या किया, शिवसेना को पहले तोड़ा, फिर एनसीपी को तोड़ा। अब बिहार में आप नीतीश कुमार को वापस ले आते हैं। यानी जहां आपकी कमजोरी है उसे आप फिक्स करते हैं और दूसरी तरफ एक्सपेंड करते हैं। ये बड़ी सोची समझी राजनीति है, और इस राजनीति का मुकाबला करने में इस समय इंडिया अलायंस, मुझे नहीं लगता उनमें वो ताकत या उनमें कोई सोच विचार हो रहा है। तो इस वक्त जो है इंडिया अलायंस के लिए बड़ी दुविधा है, और दुविधा से कैसे निकलेंगे ये देखना होगा। अभी राजीव सर आप हमारे साथ जुड़े, आपका खूब खूब शुक्रिया। मिलिंद सर आपका शुक्रिया, हमारे साथियों का शुक्रिया, और आगे आप ऐसी नज़र बनाए रखेंगे उसका पूरा विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद।